हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है सॉलिड स्टेट। ओके, ये क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 है। अभी तक हमने मैटर के बारे में पढ़ा है कि मैटर को ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल स्टेट 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। और इन सब की अपनी एक प्रॉपर्टीज होती हैं। सॉलिड सॉलिड के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होती हैं वो क्या होती है? वो मैक्सिमम होती हैं। एंड जो इनका थर्मल एनर्जी होता है वो मिनिमम होता है या निग्लेजिबल भी होता है। ओके, अब ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं, सबसे पहले ये समझते हैं। देखो, कोई भी सॉलिड सब्सटेंस है, ये लिक्विड है या गैसेस है, वो किससे बना होगा? वो एटम से या आयन से या मॉलिक्यूल से बना होता है। तो इनके बीच जो एटम है या जो आयन्स है जिससे भी ये बना हुआ है, उनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो फोर्सेस हैं जिसने एक दूसरे को बाइंड कर रखा है, वो क्या होती है? वो मैक्सिमम होती है, जिसकी वजह से ये कभी भी अपनी पोजीशन से मूव करके किसी दूसरी पोजीशन में नहीं जा सकते, बट दे कैन ऑसिलेट ऑन देयर मीन पोजीशन। ओके, ये होती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। थर्मल एनर्जी क्या होती है? थर्मल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है इन मॉलिक्यूल्स को मूव कराने में, एक जगह से अपनी पोजीशन से किसी दूसरी पोजीशन पे। ओके, तो सॉलिड के केस में जो आईएमएफ होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू थर्मल एनर्जी। ओके, इन केस ऑफ लिक्विड, लिक्विड के केस में ये ऑब्जर्व किया गया है कि इनकी जो आईएमएफ होती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, वो कंपेरेबल होती है थर्मल एनर्जी के। एंड इन गैसेस, गैसेस के अंदर जो आईएमएफ होती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है, वो निग्लेजिबल होती है, थर्मल एनर्जी है। डेट्स वाई उसे आप जिस कंटेनर में डालते हैं या जहाँ पे भी डालते हैं, वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे से दूर दूर हो जाती हैं, वो उस वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेती हैं। ओके, इतना हमने पढ़ लिया। अभी इन केस ऑफ सॉलिड, सॉलिड का क्या क्या होती है? इनकी अपनी एक डिफिनाइट मास होता है, एक वॉल्यूम होता है, इनके अपना एक शेप होता है। जबकि लिक्विड एंड गैसेस में क्या होता है? इनके वॉल्यूम तो होता है लिक्विड के केस में, लेकिन इनका अपना एक शेप नहीं होता। आप जिस कंटेनर में उसे डालते हो वो वही शेप एक्वायर कर लेती है। ओके, और क्या होता है? इनके बीच जो आईएमएफ होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, वो मैक्सिमम होती हैं। और जो इनका इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस होता है वो क्या होता है? मिनिमम होता है, शॉर्ट होता है, सबसे कम होता है, क्योंकि वे क्लोजली बाइंडेड होते हैं एक दूसरे से, इस तरीके से। तो ये जो डिस्टेंस होता है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, ये मिनिमम होता है। ओके, और क्या होता है? इनकी जो डेंसिटी होती है, अगर हम डेंसिटी की बात करें तो इसकी डेंसिटी जो होती है वो एज कम्पेयर टू लिक्विड एंड गैसेस वो ज़्यादा होती है। ओके, अब हम बात करते हैं सॉलिड की क्लासिफिकेशन की। अब सॉलिड को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एक एमॉर्फस सॉलिड। अभी किस बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है ये हम देखते हैं। देखो, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो ऐसे होते हैं जहाँ पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं, लाइक एटम्स, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स, दे आर अरेंज इन अ डिफिनाइट ज्योमेट्रिक पैटर्न इन अ 3 डायमेंशनल स्पेस। ओके, जिसको हम क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। जबकि एमॉर्फस में ऐसा नहीं होता। तो सबसे पहले देखते हैं क्रिस्टलाइन। अभी मैंने क्या कहा, यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उनको बहुत ही ऑर्डर्ड वे में अरेंज किया जाता है, तो जिसकी वजह से इनकी जो रेंज होती है वो लॉन्ग होती है, तो हम इसको लॉन्ग रेंज ऑर्डर भी कहते हैं, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड में होती है। जबकि एमॉर्फस में क्या होता है? एमॉर्फस के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है। इनके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, लाइक एटम्स, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स, वो रैंडमली अरेंज होती हैं, तो इसकी वजह से जो इनकी रेंज होती है वो शॉर्ट होती है। तो हम क्रिस्टलाइन के लिए कहते हैं ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर है, और एमॉर्फस के लिए शॉर्ट रेंज ऑर्डर है। फर्स्ट थिंग तो ये। सेकेंड थिंग, शार्प मेल्टिंग पॉइंट। अभी देखो, क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है कि अगर कोई सब्सटेंस है, सपोज वो 70 डिग्री पे जाके उसको मेल्ट होना है,
तो आप देखोगे उसके अंदर 69 डिग्री तक भी कोई भी चेंजेस नहीं आता। ओके, वो मेल्ट होना स्टार्ट नहीं होता, वो एग्जैक्ट 70 पे आकर ही मेल्ट होगा। जबकि एमॉर्फस के केस में क्या है, अगर किसी का 70 डिग्री मेल्टिंग पॉइंट है तो वो 65 67 डिग्री से ही वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, उसका जो फिजिकल स्टेट है वो चेंज होनी स्टार्ट हो जाती है। ओके, तो एमॉर्फस के केस में हम कहेंगे दे डू नॉट हैव अ शार्प मेल्टिंग पॉइंट, जबकि क्रिस्टलाइन के केस में शार्प मेल्टिंग पॉइंट। ओके, उसके बाद एक थर्ड प्रॉपर्टी है क्लियर कट विद नाइफ। क्लियर कट विद नाइफ, ये कैसे कहा, देखो अभी मैंने कहा कि क्रिस्टलाइन के अंदर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही ऑर्डर्ड वे में अरेंज है, तो इसकी वजह से जब हम इसको कट करते हैं तो एक स्मूथ सरफेस, जो नया सरफेस जो बना है वो बहुत स्मूथ होता है, और ये बहुत, जबकि एमॉर्फस के केस में ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो ऑर्डर्ड वे में, एक बहुत ही सिस्टमैटिक वे में अरेंज नहीं है, उनका अरेंजमेंट नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद अभी हम क्या कहते हैं, एमॉर्फस सॉलिड के अंदर एक प्रॉपर्टीज़ देखी गई है जिसे कहते हैं एनिलेशन प्रॉपर्टी। एनिलेशन प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी क्या होती है, देखो जब हम एमॉर्फस सॉलिड को हीट करते हैं, क्या करते हैं, हीट करते हैं, फिर हम उसे स्लोली कूल करते हैं, स्लोली कूल करते हैं, तो एट सम टेम्परेचर उसके अंदर क्रिस्टलाइन सॉलिड की भी प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। ओके, और इस प्रॉपर्टी को एनिलेशन प्रॉपर्टी कहते हैं। तो ये कौन शो करता है, एमॉर्फस सॉलिड। ओके, इसके बाद ये भी देखा गया है कि जो एमॉर्फस सॉलिड होती हैं, एमॉर्फस सॉलिड, इनके अंदर फ्लो करने की भी प्रॉपर्टी होती है लाइक ग्लास, बट ये प्रॉपर्टी इतनी स्लोली होती है कि हमें अपने नेकेड आइज से ऐसे ऑब्जर्व नहीं कर सकते, इसको होने में बहुत टाइम लगता है, बट ये प्रॉपर्टीज़ होती है जिसकी वजह से इनको सीडो सॉलिड भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आइसोट्रॉपी, आइसोट्रॉपी एंड एनाइसोट्रॉपी। अब ये क्या होती है, देखो ये ऑब्जर्व किया गया है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर, क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती है, जैसे कि थर्मल कंडक्टिविटी हो गया, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो गया, मैकेनिकल स्ट्रेंथ हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्सेट्रा जो हो गए, इनकी जो वैल्यूज़ होती है वो डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट होती है। क्या होती है, डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट होती हैं, हर डायरेक्शन में इनकी वैल्यूज़ अलग अलग होती हैं। ओके, जबकि एमॉर्फस सॉलिड में ऐसा नहीं होता, इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है लाइक फिजिकल प्रॉपर्टीज़, जैसे कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो गया, थर्मल कंडक्टिविटी हो गई, मैकेनिकल स्ट्रेंथ हो गई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गई, इन सब की जो वैल्यूज़ होती है, चाहे किसी भी डायरेक्शन में आप इसको मेजर कर लो, इनकी वैल्यूज सेम होती है। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इनका नेचर, इनका नेचर कैसा होता है। ओके, तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसको ट्रू सॉलिड कहते हैं, क्या कहते हैं, ट्रू सॉलिड, जबकि एमॉर्फस सॉलिड जो है उसको हम सीडो सॉलिड भी कहते हैं, सीडो सॉलिड, एंड इसको सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सुपर कूल्ड लिक्विड, ये भी कहते हैं। अब इसके एग्जांपल्स देखो, क्रिस्टलाइन सॉलिड के जो एग्जांपल्स हैं वो है कॉपर, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट हो गया, KNO3 नाइट्रेट हो गया, फिर उसके बाद है कॉमन सॉल्ट हो गया, कॉमन सॉल्ट हो गया, और इसके और भी हैं एग्जांपल, एमॉर्फस के हो गए ग्लास, रबर, प्लास्टिक एक्सेट्रा। देखो अभी तक जो कुछ भी हमने पढ़ा, अगर हम उसे समराइज करें तो हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले तो हमने ये सीखा कि मैटर को
3 पार्ट में हमने क्लासीफाई किया था फिजिकल स्टेट के बेसिस पे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ओके, फिर सॉलिड को फर्दर हमने 2 पार्ट में क्लासीफाई किया था, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड। अब हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को फर्दर 4 पार्ट में क्लासीफाई करेंगे। मैंने क्या कहा, क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम क्लासीफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, कि उनके बीच में कैसा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, उस बेसिस पे हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को 4 पार्ट में क्लासीफाई कर रहे हैं। सबसे पहला है मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन solid. Okay, second is covalent crystalline solid. Third is metallic crystalline solid, and the last one is ionic crystalline solid. ओके, अब 1 by 1 इनकी स्टडी करेंगे, ठीक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड देखो, मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड में सबसे पहली चीज़ तो ये कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल वो क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं। सबसे पहली चीज़ तो इसमें ये बात हमें समझनी है कि वो मॉलिक्यूल्स है। अब ये मॉलिक्यूल किस तरीके के हैं, वेदर दे आर पोलर, नॉन पोलर, या उनके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड है, उस बेसिस पे फर्दर मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ओके, तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम फर्स्ट नॉन पोलर को। नॉन पोलर में जो मॉलिक्यूल्स हैं जिनके रिपीटेशन से ये मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड बना है, वो नॉन पोलर नेचर के हैं, लाइक H2, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। आर्गन, फिर उसके बाद I2, CCl4, इस टाइप से CH4, ये सारे के सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो नॉन पोलर नेचर के हैं। ओके, और ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में बॉन्डेड है बाय डिस्पर्जन फोर्स। कौन सी फोर्स, डिस्पर्जन फोर्स, और इसी को हम लंदन फोर्सेस भी कहते हैं, लंदन फोर्स। ओके, और ये इनका नेचर की अगर हम बात करें फिजिकल नेचर की, तो ये कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, इनका नेचर जो होता है। और अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो वेरी लो, बहुत कम होता है। ओके, और अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की अगर बात की जाए तो ये इंसुलेटर होते हैं, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, मैंने क्या कहा, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर कोवलेंट मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं उनमें आपस में डिस्पर्जन फोर्स होता है, या इसी को हम लंदन फोर्स भी कहते हैं। और अगर बात की जाए इनकी फिजिकल स्टेट की, तो ये सॉफ्ट नेचर के होते हैं, इनकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही लो होता है, और ये इंसुलेटर होते हैं। ओके, सेकेंड वन इज पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। पोलर वर्ड से ही क्लियर हो रहा है कि इनके बीच जो मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, वो मॉलिक्यूल्स पोलर नेचर के होंगे, लाइक HCl, SO2, ठीक है। और इनके बीच जो ये मॉलिक्यूल्स होंगे उनके बीच डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा। कैसा इंटरेक्शन होगा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ओके, सपोज यहाँ पे एक और HCl है, इधर नहीं, इधर बनाना, एक HCl ये है, एक HCl इस साइड है, तो इनमें क्या होगा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा। ओके, और अगर बात की जाए कि इनका फिजिकल नेचर कैसा होगा, तो ये सॉफ्ट होते हैं, ये भी सॉफ्ट होते हैं। और अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात की जाए तो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड के कंपैरिजन में ये जो होते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट उनसे हाई होता है, बट ओवरऑल इसका भी लो ही होता है। और अगर इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात की जाए तो ये भी इंसुलेटर होते हैं। ओके, इतना क्लियर है। और इसमें लास्ट है हाइड्रोजन बॉन्डेड, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। हाइड्रोजन बॉन्डेड से क्लियरली समझ में आ रहा है कि इनके बीच जो मॉलिक्यूल्स होंगे
ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे जिनमें आपस में ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे जिनमें आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड हो। और हाइड्रोजन बॉन्ड किन किन के बीच प्रेजेंट होता है? हाइड्रोजन एटम में किसी एक मॉलिक्यूल के और दूसरे मॉलिक्यूल के किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच। लाइक यहाँ पे फ्लोरीन है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होगा। तो इस तरीके के जो सब्सटेंसेस होंगे जिसके अंदर जो मॉलिक्यूल होगा उनमें आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। ठीक है, और इसका बेस्ट एग्जांपल है आइस। इनकी फिजिकल नेचर की अगर बात की जाए तो ये हार्ड होते हैं, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट इनका भी लो होता है, और ये भी इंसुलेटर होते हैं। तो जितने भी मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो सारे के सारे इंसुलेटर होते हैं। ठीक, और इन सब में एक चीज़ अगर देखी जाए, इनकी बाइंडिंग एनर्जी की अगर हम बात करें तो इनकी जो बाइंडिंग एनर्जी है, बाइंडिंग एनर्जी वो लेस देन ये है क्रिस्टलाइन सॉलिड है, वो है आयोनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड। देखो आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड से ही समझ में आ रहा है कि इनके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो क्या है? आयंस है। आयंस में क्या? पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। इतना क्लियर है? इनके बीच जो आपस में जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड होगा इनके बीच में, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड होगा। एग्जाम्पल NaCl, अभी पता ही है Na+ और Cl- में ब्रेक होता है। MgO, BaO, CaF2 एक्सेट्रा, इसके एग्जाम्पल हैं। ओके, और अगर इसकी बात की जाए फिजिकल नेचर की तो ये कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं। ओके, और अगर इसकी मेल्टिंग पॉइंट की बात की जाए तो वो अप्रॉक्स 1500 ना होता है। और अगर इनकी बाइंडिंग एनर्जी की बात करें तो वो 400 to 4000 किलो जूल पर मोल होती है। ओके, और अगर इसके हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें तो जब तक कि ये सॉलिड फॉर्म में है, जब तक कि ये सॉलिड स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में, तब तक के तो ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं, इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। बट ये एक्वस सॉल्यूशन में, एक्वस में ये कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। मैंने क्या कहा? सॉलिड स्टेट में जब तक ये रहेंगे ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करेंगे, बट एक्वस में ये कंडक्टर टाइप का है। एंड द थर्ड टाइप इज मेटालिक सॉलिड। ओके, मेटालिक सॉलिड में अगर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की यहाँ पे बात की जाए तो वो क्या होती है? पॉजिटिव आयंस इन द सी ऑफ डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। मैंने क्या कहा? पॉजिटिव आयंस इन द सी ऑफ delocalized इलेक्ट्रॉन। ओके, और अगर इनके बीच बाइंडिंग की बात की जाए कि इनके अंदर कैसा बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो इनके अंदर मेटालिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ओके, मेटालिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है। और इसके कॉमन जो एग्जाम्पल है वो है सम अलॉय, एंड जो सॉलिड होते हैं कॉपर के, सिल्वर के, आयरन एंड मैग्नीशियम के। ओके, और अगर इनकी फिजिकल नेचर की बात की जाए तो ये हार्ड होते हैं, बट ये मैलिएबल एंड डक्टाइल भी होते हैं। आई जस्ट होप कि आप लोगों को मैलिएबल एंड डक्टाइल का मतलब पता होगा। एंड डक्टाइल, एंड अगर इनके बीच की अप्रॉक्स बॉन्डिंग एनर्जी की बात की जाए तो वो 70 to 1000 किलो जूल पर मोल की रेंज में आती है। ओके, और ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट होती है। ओके,
एंड द लास्ट वन इज कोवलेंट सॉलिड। ओके, कोवलेंट सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स वो एटम होते हैं। ओके, एटम। एंड अगर इनके बीच बॉन्डिंग की बात की जाए तो इनमें कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है। कैसा बॉन्ड? कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है। एंड इनके अगर टिपिकल एग्जांपल की बात की जाए तो इसका बेस्ट एग्जांपल है क्वार्ट्ज, SiO2, डायमंड, ग्रेफाइट। ओके, एंड अगर इनकी फिजिकल नेचर की बात की जाए तो ये हार्ड होते हैं, और अगर इनकी बाइंडिंग एनर्जी की बात की जाए तो वो अप्रॉक्स 150 to 500 किलो जूल पर मोल। और मोस्टली ये इंसुलेटर होते हैं, इंसुलेटर होते हैं एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो होता है वो कंडक्टर होता है, कंडक्टर विच कैन कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ओके, आज के जो चैप्टर है उसको यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास आई विल ट्राई कि इससे आगे जो भी हो जितना हो सके मैं पढ़ाऊँ। एंड टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। I will continue this chapter in next class also. Thank you so much for watching my video. Thank you. सेकेंड टाइप के जो हमारा